हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ क्लास 7th की सीरीज़ है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इसमें क्लास 7th की एनसीईआरटी पूरी कवर की गई है। ये या तो इसका लास्ट वीडियो होगा या सेकंड लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद क्लास 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी। कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। भाई साथ साथ बताना चाहूँगा कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय का कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो उत्तराखंड में आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, सभी की आप तैयारी इसको ज्वाइन करने से कर पाएंगे। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिल रही हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप चल रहा है, तो आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज हमें काफ़ी आगे से पढ़ना था और आज मैं पढ़ना है पॉपुलेशन डेंसिटी से। इससे पहले हमने सब चीज़ें कवर करी हैं कि किस तरह से प्लांटेशंस अलग अलग जगह पे हो रही है। आज बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, कि पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या है। तो देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब ये है कि कितनी पॉपुलेशन कितने एरिया में रह रही है। मान लेते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। 1 स्क्वायर किलोमीटर कितना एरिया होगा? अगर ये 1 किलोमीटर का मैं स्क्वायर बना दूँ, जिसमें इसकी स्क्वायर की जो लंबाई है वो भी 1 किलोमीटर हो और जो चौड़ाई है वो भी 1 किलोमीटर हो, तो ये 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर का स्क्वायर हो गया। और इसके अंदर जितने लोग रहते हैं, इसके अंदर जितने लोग रहेंगे वो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। अगर मैं पूरे भारत की बात करूं तो पूरे भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 392 है, 392 है। लेकिन अगर मैं मान लेते हैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये संख्या 25,000 पे पहुँच जाती है, 26,000 पे पहुँच जाती है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में यही जनसंख्या घनत्व 189 है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ एरिया। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो लोग रह रहे हैं। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड इज 189, यानी कि एक किलोमीटर पर 1 किलोमीटर के एरिया में उत्तराखंड में 189 लोग रहते हैं। वेस्ट बंगाल में 1029 लोग रहते हैं और बिहार में 1100 लोग रहते हैं। यानी कि वहाँ पे जनसंख्या क्योंकि ज़्यादा है तो उनके एरिया के हिसाब से वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब सिंपल सी बात है, कैसा वहाँ पे फसल कैसे होगी, वेजिटेशन कैसे होगा वहाँ पे, या वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो किस रूप में होंगे, वो वहाँ पे जो लैंडफॉर्म है यानी कि जो स्थलाकृति है उसी की बेसिस पे पता चलेगा। इन द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा प्लेन ट्रॉपिकल डेसिडुअस ट्रीज ग्रोस। अब देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में, अगर हम गंगा प्लेन की बात करें या ब्रह्मपुत्रा के मैदान की बात करें, तो वहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उगते हैं, यानी कि डेसिडियस ट्रीज उगते हैं, अलॉन्ग विद टीक, साल एंड पीपल। तो जो टीक के पेड़ होते हैं, साल के पेड़ होते हैं, पीपल के पेड़ होते हैं, ये सब उगते हैं। थिक बैम्बू ग्रूव्स आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा में नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बैम्बू बहुत ज़्यादा मिलेगा। डेल्टा जो होता है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर होता है। मैंग्रोव के जो वन होते हैं, सुंदरबंस में है, उड़ीसा में है, जहाँ पे भी समुद्री तट होता है, ज़्यादातर वहाँ पे मैंग्रोव्स होते हैं। और ये मैंग्रोव के वन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये तट को, समुद्र तट को कटने से बचाते हैं। नहीं तो समुद्र का पानी क्या होगा, समुद्र तट को बहाकर, काट कर बहाकर ले जाएगा। इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन, देवदार, फर ये भी मिलते हैं। क्योंकि उत्तराखंड का तापमान, सिक्किम का तापमान और अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ठंडा रहता है, तो यहाँ पे आपको जो चिर के पेड़ हैं, देवदार के पेड़ हैं, ये भी देखने के लिए मिल जाएंगे। देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन। एलिफेंट्स हैं, टाइगर्स हैं, डियर, मंकी, ये सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में। द वन हॉर्न राइनोसरस, यानी कि एक सींग वाला जो गेंडा होता है, वो भी हमें ब्रह्मपुत्रा प्लेन में मिलता है। काजीरंगा नेशनल पार्क उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। डेल्टा एरिया में देखें तो बंगाल टाइगर मिलता है सुंदरबंस में,
क्रोकोडाइल आपको मिलेगा, एलिगेटर मिलेंगे। एक्वेटिक लाइफ अबाउंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर्स, द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है यानी कि जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको ताज़े पानी की नदियों में, तालाबों में, झीलों में और बे ऑफ बंगाल के सागर में। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटी ऑफ द फिश आर रोहू, काटला एंड हिल्सा। तो रोहू मछली, काटला मछली और हिल्सा मछली, अभी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर आई थी तो उन्होंने भी कहा था कि वो बांग्लादेश में, क्योंकि हिल्सा मछली का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, कि वो हिल्सा मछली भारत में भी एक्सपोर्ट करेंगी। फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। तो मछली चावल ही बहुत फेमसली खाया जाता है बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर। तो मछली और चावल जो है वो बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं। टेरेसेज आर बिल्ट ऑन स्टीप स्लोप्स टू क्रिएट फ्लैट सर्फेसेज ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन। ये मैं आपको कल समझा चुका था कि ऐसे करके पहाड़ों पर टेरेसेस बना दिए जाते हैं जिससे कि ये जो प्लेन सतह बनी इसके ऊपर खेती की जा सके और यहाँ से पानी एकदम से फ्लो ना हो। द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली। तो स्लोप को हटा दिया जाता है। मान लेते हैं अगर मैं इसको इस तरह से बना दूँ, कुछ इस तरह समझिए, अगर मैं इस स्लोप को इस तरह से कुछ बना दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे जो स्लोप था ये मैंने कुछ ख़त्म कर दिया। अगर स्लोप ख़त्म कर दिया तो इससे क्या होगा कि पानी एकदम नहीं बहेगा, यहाँ पे पानी कुछ देर रुकेगा और फिर धीरे धीरे सीप डाउन होगा, ज़मीन के अंदर जाएगा, फिर थोड़ा सा आगे चला जाएगा। द स्लोप इज रिमूव्ड सो दैट वाटर डज नॉट रन ऑफ द रैपिडली इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्रा। एक डॉल्फिन मछली मिलती है जिसको सूसू कहा जाता है, इसको ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है। अब देखिए ब्लाइंड डॉल्फिन कैसे है ये, शुरू में ऐसा नहीं था कि डॉल्फिन ब्लाइंड हुआ करती थी, लेकिन इवोल्यूशन के वजह से जब इसमें इवोल्यूशन आया साल दर साल और कई हज़ारों सालों में, इसने अपनी आंखें खो दी। और ये एक प्रोसेस होता है इकोलोकेशन। तो ये इकोलोकेशन के माध्यम से पता करती है कि इसका शिकार कहाँ पे है पानी के अंदर। अगर आप ध्यान देंगे गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो पानी है उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। जब बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है तो यानी कि पानी आपको अगर हम कहें तो मिट्टी वाला पानी होता है। उस मिट्टी वाले पानी के अंदर देख पाना बहुत मुश्किल है। यानी कि अगर इस मछली की आँख भी थी तो आँख होने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो डॉल्फिन थी वो देख ही नहीं पाती थी, क्योंकि पानी इतना गंदा होता था। गंदा इन द सेंस ऐसा नहीं है कि उसमें कूड़ा कचरा है, पानी क्योंकि पहाड़ से ऊपर जब वो काट काट के लाती है तो पहाड़ की जो मिट्टी है वो इस पानी में बहकर आती है, घुल कर आती है। तो इस वजह से पानी जो है ये क्रिस्टल क्लियर वाटर ना कह के हम इसको कैसे कहेंगे, किस पानी के अंदर मिट्टी होती है। तो पानी के अंदर जो विजिबिलिटी है वो नहीं रहती। तो जब लोग देख ही नहीं सकते या मछली देख ही नहीं सकती तो उसकी आँख का फ़ायदा क्या है। तो धीरे धीरे कई हज़ारों सालों के प्रोसेस में ये ऐसा हुआ कि उसने अपनी आँखों का, क्योंकि उसका आँखों का यूज़ ही नहीं है तो उसने अपनी आँखें ख़त्म कर दी और वहाँ पे एक इको लोकेशन का प्रोसेस शुरू हो गया कि वो बिना आँखों के भी बिल्कुल सटीक वार कर सकती है और अपने प्रे पर झपट्टा मारकर उसको पकड़ सकती है। द प्रेजेंस ऑफ सूसू इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर। अगर नदी स्वस्थ है, नदी अच्छी है, तो वहाँ पे आपको डॉल्फिन मछली मिलेगी सूसू, नहीं तो नहीं मिलेगी। द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्टेज विद हाई अमाउंट ऑफ केमिकल्स आर किलिंग दिस स्पीशीज़। अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट इसके अंदर डाल रहे हैं जिसको ट्रीट नहीं किया गया, अर्बन वेस्ट हैं, ये सबको डाल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इसमें केमिकल्स होते हैं, तो ये स्पीशीज़ मारी जाएंगी। To accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage and to put focus on sanitation, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था 2 अक्टूबर 2014 को। गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन में कई सारे बड़े शहर और कस्बे आते हैं, जैसे कि इलाहाबाद का शहर गंगा के किनारे बसा हुआ है, कानपुर है, बनारस है, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, ये सभी ऐसे हैं जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है और ये सब गंगा नदी के किनारे हैं। वेस्ट वाटर जो है इन सभी टाउन से, इंडस्ट्रीज से इन नदी में गिर जाता है। दिक्कत ये है कि वहाँ पर इन पानी को ट्रीट करने का प्रोसेस नहीं है, गंदा पानी ही नदी में गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो नदी है, नदी में जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट के या जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है, चाहे वो आप रोड ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे रेलवे ट्रांसपोर्ट का हो, चाहे वाटरवेज का हो, चाहे एयरवेज का हो, ये जितने भी तरीके हैं, चारों जो मोड हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो अच्छे से डेवलप्ड हो रखे हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा के प्लेन में। इन द प्लेन एरियाज द रोडवेज एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वाटरवेज जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है अगर हमें सामान को पहुँचाना हो। जो गंगा नदी है, गंगा नदी में इलाहाबाद से हमने हल्दिया तक बनाया भी है कि वहाँ पर नदी के माध्यम से सामान भी जाएगा। कलकत्ता एक इम्पॉर्टेंट रिवर का पोर्ट है, हुगली नदी पे जो बसा हुआ है। कलकत्ता
रिवर पोर्ट, कोलकाता एक पोर्ट तो है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि कलकत्ता समुद्र के किनारे नहीं बना हुआ पोर्ट है, ये नदी के किनारे बना हुआ पोर्ट है। और किस नदी में बना है? हुगली नदी में बना है। द प्लेन एरिया ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट। तो प्लेन एरिया में एयरपोर्ट भी होते हैं। भारत का अगर हम सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहें IGI एयरपोर्ट, वो भी नॉर्दर्न प्लेन्स में है, दिल्ली में या गुड़गांव की टेरिटरी में सिचुएटेड है। ताजमहल आपको रिवर यमुना के किनारे मिलेगा आगरा में। इलाहाबाद मिलेगा आपको, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती मिल रही हैं। बुद्धिस्ट के स्तूपा मिलेंगे आपको यूपी बिहार में। लखनऊ मिलेगा, लखनऊ में इमामबाड़ा मिलेगा आपको, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये 2 स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वहाँ पे। असम में काजीरंगा बना हुआ है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। मानस नेशनल पार्क है भूटान के अंदर और असम के अंदर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर विद अ डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर। अरुणाचल प्रदेश में अलग से एक ट्राइबल कल्चर भी है। अरुणाचल प्रदेश की बहुत ज़्यादा 4 फेमस ट्राइब्स भी हैं, अबोर, मीशमी। तो ये सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पर विज़िट करना बहुत ही अच्छा रहेगा और यहाँ पे घूमना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लास्ट चैप्टर आते हैं क्लास का, चैप्टर 9 है लाइफ इन दिस डेजर्ट्स। हमने अभी पढ़ा कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में किस तरह से जीवन रहता है। हमने पिछली वीडियो में अमेज़न नदी के बारे में पढ़ा था और इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में पढ़ा है। हालांकि गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन पिछली वीडियो में स्टार्ट हो गया था और आज बारी स्टार्ट करते हैं डेजर्ट्स की। तो डेजर्ट्स में अब देखते हैं कि ज़िंदगी डेजर्ट्स में कैसी होती है। हमने गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन की देखी कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ज़िंदगी कैसी रहती है। फिर हमने अमेज़न के जंगलों की ज़िंदगी देखी और हम देखते हैं रेगिस्तान के जंगलों की ज़िंदगी कैसी है। रेगिस्तान में भी 2 तरह के रेगिस्तान होते हैं, गर्म रेगिस्तान होता है और एक ठंडा रेगिस्तान होता है। तो डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल। अब देखिए डेजर्ट्स का मतलब है रेगिस्तान और रेगिस्तान का मतलब है जहाँ पर पानी की कमी होती है। अब पानी अगर कम है तो वहाँ पे पानी कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल, स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। की वहाँ पे वेजिटेशन भी कुछ नहीं है, यानी कि हरियाली नहीं है, और टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है। दिन में गर्मी पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, रात में ठंडा पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर्स देयर कैन बी हॉट डेजर्ट्स और कोल्ड डेजर्ट्स। टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो 2 तरह के डेजर्ट्स हो सकते हैं। द पीपल इनहेबिट दीज लैंड्स वेयर एवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। तो लोग जो हैं वो कहीं पर भी रह लेते हैं इन जगहों पे जहाँ पर भी थोड़ी बहुत ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है, थोड़ा लोगों को लगता है कि पानी अवेलेबल है, तो वो वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सहारा के रेगिस्तान के, हॉट डेजर्ट के। अगर हम आपको मैप से दिखाएं तो आप समझ रहे हैं कि ये अफ्रीका का सहारा डेजर्ट है और आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा एरिया कवर करता है। साइड से देखेंगे अगर आप तो एरिट्रिया का एरिया भी कवर करता है, सूडान है, इजिप्ट है, लीबिया, चैड, नाइजर, फिर अल्जीरिया है, ऊपर ट्यूनीशिया भी कवर कर रहा है, मोरक्को भी है, वेस्टर्न सहारा, मोरिताना, माली। तो ये जितने भी देश हैं इस सभी देशों के अंदर सहारा रेगिस्तान जो है वो फैला हुआ है। तो सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। तो उत्तरी अमेरिका का, उत्तरी अफ्रीका का बहुत बड़ा हिस्सा जो है सहारा रेगिस्तान ने घेर रखा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ये खास बात है। इसका एरिया करीब करीब 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। और अब आप खुद ही लगा सकते हैं आइडिया कि पूरा भारत 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इस डेजर्ट का एरिया 8.54 है, यानी कि भारत के एरिया के लगभग 3 गुना। यानी कि भारत जितना बड़ा देश है उससे 3 गुना बड़ा जो है वो सहारा रेगिस्तान ही है अपने आप में। सहारा डेजर्ट करीब करीब 11 देशों को टच करता है, जैसे कि अल्जीरिया को, चैड को, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिताना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा। जो वास्ट स्ट्रेचेस हैं सैंड्स के दैट सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद, देयर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स। अब देखिए ज़्यादातर ज़मीन पर आपको रेत मिलेगा, सैंड मिलेगी सहारा के रेगिस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही रेत है। वहाँ पे आपको कुछ ग्रेवल्स भी मिलेंगे। ग्रेवल होते हैं जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो भी मिलेंगे, कुछ उठे हुए पठार भी मिलेंगे और कुछ बेयर रॉकी सरफेस भी मिलेंगे, यानी कि जो चट्टानी सतहें हैं वो भी मिलेंगी, है ना, बजरी के मैदान में मिलेंगे। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। द रॉकी सरफेसेज मे बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेज। यानी कुछ कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पे जो रॉकी सरफेस है, चट्टानी जो सतहें हैं, वो 2500 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची हैं। प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज टू बी अ लश ग्रीन प्लेन। अब ऐसा कहा जाता है कि सहारा के जो रेगिस्तान है किसी ज़माने में वो कभी बहुत हरा भरा प्लेन रहा होगा। केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट शो दैट देयर यूज टू बी रिवर्स विथ क्रोकोडाइल्स। वहाँ पे कुछ केव में पेंटिंग्स मिली हैं, गुफाएं में हैं वहाँ पे सहारा रेगिस्तान में, तो उनमें जो पेंटिंग्स मिली हैं तो वहाँ पे ये शो किया गया है कि वहाँ पे नदी बह रही है और नदी में क्रोकोडाइल्स हैं।
तो क्योंकि आप ये मान के चलिए अगर वहाँ पे केव्स हैं तो यानी कि किसी टाइम पे वहाँ पे लोगों ने अपना निवास बनाया होगा, उन केव्स में अर्ली ह्यूमंस रहे होंगे और वो वही बना सकते थे जो वो अपने आसपास देख सकते थे। तो इसका मतलब उनके आसपास नदी बहती होगी और नदी में क्रोकोडाइल रहते होंगे, तभी उन्होंने वो केव्स पे यानी कि दीवारों पे बनाया है। एलिफेंट्स, लॉयंस, जिराफ, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल, गोट्स, ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं वहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिलेंगे। बट द चेंज इन क्लाइमेट हैज़ चेंज इट टू अ वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। लेकिन क्लाइमेट में जो चेंज आया कई हज़ारों सालों के प्रोसेस में, जो जलवायु में जो परिवर्तन होता है, इसके वजह से वहाँ पर जो रीजन एक टाइम पे ग्रीन प्लेन हुआ करता था, आज के टाइम पे सूखा बंजर रेगिस्तान बन गया है। तो ये सारा डेजर्ट हम देख चुके हैं। क्लाइमेट की अगर बात करें तो जो क्लाइमेट है सहारा का वो बहुत ज़्यादा गर्म है, स्कॉर्चिंग हॉट और पैच ड्राई। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, यानी कभी कभार उसमें बारिश हो जाती है तो हो जाती है, वरना नहीं होती। हमेशा जो स्काई है वो क्लाउडलेस रहता है, यानी कि बादल होते ही नहीं है वहाँ पे, क्लियर रहता है। मॉइस्चर इवेपोरेट्स फास्टर देन इट्स एक्यूमुलेट्स, यानी कि मॉइस्चर इतनी तेज़ी से वहाँ पे उठता है, इतनी तेज़ी से तो वो इकट्ठा भी नहीं होता है। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट, जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। टेम्परेचर्स दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सैंड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जो रॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और सब चीज़ें आसपास इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं कि आप वहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते। और नाइट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं कि नियरिंग ज़ीरो डिग्री टेम्परेचर हो जाता है वहाँ पे। एक अल जजीजिया करके एक जगह है सहारा डेजर्ट की, त्रिपोली के पास, जो कि लीबिया की राजधानी है। तो वहाँ पे 1922 में हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था 57.7 डिग्री सेल्सियस। फ्लोरा फोना की बात करें तो जो वेजिटेशन है सहारा डेजर्ट में, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? रेगिस्तानों में क्या मिलती हैं चीज़ें? रेगिस्तान में आपको कैक्टस मिलेंगे, कैक्टस के पेड़ मिलेंगे, डेट पाम मिलेगा यानी कि आपको खजूर के पेड़ मिलेंगे, और असासिया मिलेगा। कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे ओएसिस भी होता है। अब देखिए रेगिस्तान के अंदर एक ओएसिस होता है। ओएसिस एक क्या होता है? गहरा डिप्रेशन है, गड्ढे के रूप में है ज़मीन में। वो इतना गहरा होता है कि वहाँ पे ज़मीन के अंदर से पानी आता रहता है, तो ज़्यादातर लोग अपनी बसात को वहीं पे कवर कर लेते हैं। ये एक तरह से ग्रीन आइलैंड है विद डेट पाम सराउंडिंग देम। कैमल है, ऊँट है, हाइना, जैकाल, फॉक्स, स्कॉर्पियन यानी कि बिच्छू, फिर कई तरह के सांप, कई तरह की जो लिजर्ड्स हैं वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। साइंटिस्ट्स ने इस डेजर्ट में से फ़िश के स्केलेटन भी लिए हैं, यानी फ़िश के जो मछलियों के जो कंकाल हैं वो मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंकाल मिले हैं, मछलियाँ वहीं हो सकती हैं जहाँ पर नदी, समुद्र, झील जैसी जगहें होती हैं। पीपल की अगर बात करें कि कौन लोग रहते हैं वहाँ पे, तो सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी कई तरह के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे अगर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा मुश्किलात में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी लोग रहते हैं। और वहाँ पे कौन लोग रहते हैं, कौन ट्राइब्स रहती हैं, ये भी हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अमंग देम आर बिडायू एंड तुआरेग। देखिए ये दोनों जो ट्राइब्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो वो कौन से ट्राइब्स हैं? एक तो है बिडायून और एक है तुआरेग। तो ये जो है नोमैडिक ट्राइब्स हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं, घुमंतु किस्म की प्रकार की ट्राइब्स हैं। रियरिंग लाइफ स्टॉक, अपने मवेशियों को चलाते रहते हैं, जैसे कि गोट है यानी कि बकरियां हो गई, शीप्स हैं, भेड़ हो गई, ऊँट हैं और घोड़े हैं। ये एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते हैं? इनको दूध प्रोवाइड करते हैं, अपनी स्किन प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये कुछ लेदर की बेल्ट बना लेते हैं, चप्पलें बनाते हैं, पानी की बॉटल्स बनाते हैं। इनके बालों से ये लोग मैट, कारपेट, कपड़े, ब्लैंकेट्स बना देते हैं। और ये बहुत ज़्यादा हैवी रोब्स पहनते हैं क्योंकि इनको रात की ठंडी से भी बचना होता है, और दिन में जो बहुत तेज़ी से डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं, यानी कि जो धूल के तूफान आते हैं रेगिस्तान के अंदर, बहुत गर्म हवाएं जो चलती हैं, उससे अपने शरीर को ये बचा सके। द ओएसिस इन द सहारा एंड द नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। अब देखिए सहारा रेगिस्तान के अंदर जो आपको कई जगहों पे ओएसिस मिलेंगे। ओएसिस कुछ इस तरह से है, मान के चलिए कि यहाँ पर एक ओएसिस होगा, इसमें पानी होगा, तो इसके चारों तरफ पेड़ उग जाएंगे। इसके चारों तरफ डेट पाम के पेड़ होंगे, यानी कि डेट पाम का मतलब हो गया खजूर के पेड़ होंगे, और यहाँ पे ही लोग रह रहे होंगे बस इसके चारों तरफ, जिससे कि उनकी पानी की नीड्स पूरी होते रहें इससे। तो द ओएसिस इन द सहारा एंड द नील वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। सिंस वाटर इज अवेलेबल पीपल ग्रो डेट पाम्स। तो जैसे कि क्रॉप्स वहाँ पे क्या मिलेंगे आपको? चावल, गेहूँ, बार्ले, बीन्स, ये भी वहाँ पे उगाई जाती हैं। इजिप्ट का कॉटन जो है वो फेमस है पूरी दुनिया में, वो वर्ल्ड वाइड ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी किया जाता है। डिस्कवरी ऑफ ऑयल जो कि प्रोडक्ट है, ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट सभी जगहों पे सहारा रेगिस्तान में आपको ऑयल मिलता है। कई ज़्यादा देश हैं जो ऑयल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऑयल अपने यहाँ पे निकाल रहे हैं। अदर मिनरल्स ऑफ इंपॉर्टेंस जो यहाँ पे मिलती हैं वो मिलते हैं, लोहा मिलता है यहाँ पे, आयरन मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है, मैंगनीज मिलता है और यूरेनियम मिलता है। कल्चरल लैंडस्केप की बात करें तो कल्चरल लैंडस्केप जो है सहारा रेगिस्तान का बदलता जा रहा है। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स, टावर ओवर मॉस्क्स एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशिएंट केमल पाथ्स, यानी वो पुराने रास्ते जिन पे ऊँट चला करते थे, अब वहाँ पे मॉस्क के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्लास की ऑफिस बिल्डिंग्स बन गई हैं। सुपर हाईवे बन रहे हैं सहारा रेगिस्तान के अंदर भी। तो इससे देखा जा रहा है कि पहले जो ऊँट से लोग जाया करते थे इधर से उधर, अब उनकी जगह ट्रक्स ने ले लिए। तो ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन दी सॉल्ट ट्रेड। टुआरेग्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट, तो जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं उनको गाइड के रूप में जो काम करते हैं वहाँ पे टुआरेग्स काम कर रहे हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। तो ऑयल और गैस में क्योंकि पैसा है तो वहाँ पर जॉब लेने के लिए बहुत ज़्यादा जो टुआरेग्स फैमिली के या जो बिडायू फैमिली के जो नोमैडिक ट्राइब्स थी वो अब सेटल्ड लाइफ रह रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे अपना जीवन गुजार सकें। डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स। अब देखिए मान लेते हैं यहाँ पे रेगिस्तान है, ये पूरा रेगिस्तान है। अब यहाँ पे क्या हुआ, रेगिस्तान की अगर हम ज़मीन के अंदर जाएंगे कुछ इस तरह से परतें होंगी, लेकिन अगर हवा चलती रहेगी तो ये धीरे धीरे ये कुछ ऐसे बनता चला जाएगा, कुछ ऐसे बनता चला जाएगा और कुछ ये फिर इस तरह से बनता चला जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे गड्ढा पड़ जाएगा। तो ये जो अगर गड्ढा पड़ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो एरिया बना इसको बना डिप्रेशन। तो डिप्रेशन कब बनता है, जब हवा चलती रहती है रेगिस्तान में और यहाँ पे जो रेत है अगर वो उड़ उड़ के जाती रहेगी तो एक जगह पे क्या हो जाएगा, एक जगह पे गड्ढा हो जाएगा। इन द डिप्रेशन जहाँ पे अंडरग्राउंड पानी पहुँच जाता है सरफेस पे, उसको हम ओएसिस बोलते हैं। हम देखिए मान लेते हैं गड्ढा इतना गहरा हो गया कि मिट्टी वहाँ से उड़ उड़कर, रेत वहाँ से उड़ उड़कर वो गड्ढा इतना गहरा हो गया कि नीचे का जो ओएसिस था, यानी कि जो सरफेस वाटर था, ज़मीन के अंदर का जो पानी था वो सतह से मिलने लगा, जिससे कि पानी वो सतह पर आकर ओएसिस बन गया। दीज एरियाज़ आर फर्टाइल, ये एक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, लोग बाग यहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे फसलें करते हैं। समटाइम्स जो ओएसिस हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा भी हो सकता है। अगर हम तफीला लेट ओएसिस की बात करें मोरक्को देश के अंदर, मोरक्को की राजधानी क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो ये इतना बड़ा ओएसिस है जिसका एरिया करीब करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी आप मान सकते हैं उत्तराखंड के एरिया का 1/4। उत्तराखंड का एरिया जितना भी है उसका लगभग 1/4 एरिया जो है लगभग इस अकेले ओएसिस का है मोरक्को में। फिर नेक्स्ट आता है कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख की बात करते हैं। तो लद्दाख अपने आप में कोल्ड डेजर्ट है जो कि ग्रेट हिमालयाज़ में है, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में है और अब अलग से एक अपने आप में यूनियन टेरिटरी बन गया है। काराकोरम रेंज इसके उत्तर में है, जांस्कर इसके साउथ में है और इस बीच में ये लद्दाख का एक एरिया है जो कि अपने आप में एक डेजर्ट है। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, कई सारी नदियाँ बहती हैं लद्दाख से और उसके बावजूद ये एक डेजर्ट है, जिसमें से मुख्य नदी जो है यहाँ पे वो जो बहती है वो है इंडस नदी। द रिवर फॉर्म डी वैलीज एंड जॉर्जेस, यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी घाटियाँ और जॉर्जेस बनाती हैं। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, तो कई सारे ग्लेशियर्स मिलते हैं लद्दाख में। गांगरी ग्लेशियर जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। लद्दाख का जो एल्टीट्यूड है वो 3,000 मीटर है कारगिल से और 8,000 मीटर है काराकोरम में। तो 3,000 मीटर से 8,000 मीटर तक दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची जो सड़कें हैं खारदुंगला पास जैसी, वो भी आपको लद्दाख के एरिया में देखने के लिए ही मिलेंगी। इसका क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, सूखा रहता है। एयर जो है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत ज़्यादा पतली है। दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली, यहाँ पे जो सन की जो धूप है यानी कि उसकी जो हीट है वो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा महसूस होगी और एकदम सन बर्न हो जाएगा। डे टेम्परेचर समर में 0 डिग्री से थोड़ा सा ही ऊपर रहते हैं, लेकिन रात का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस रहता है। बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड रहता है विंटर में और टेम्परेचर कभी कभी -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये लद्दाख है। नया जो मैप बना था उसमें आप देख सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर अलग कट गया और ये पूरा लद्दाख का एरिया है। एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज देर इज़ लिटिल रेनफॉल, क्योंकि हिमालयाज़ के रेन शेडो में, अब देखिए हिमालयाज़ यहाँ पे है, बस ये हिमालयाज़ हैं, यहाँ पे फिर ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं। तो अगर यहाँ पे हिमालयाज़ है,
ये तो हिमालयाज़ हो गए, तो बारिश तो इनसे टकरा के बस इसी एरिया में होगी। और ये वाला एरिया कैसा रहेगा, क्योंकि ये हिमालय के इधर वाले क्षेत्र में पड़ रहा है, तो इससे क्या होगा, ये एक रेन शेडो एरिया हो गया, यानी कि छाया प्रवर्ती एरिया हो गया। तो यहाँ पर बरसात या वर्षा नहीं होगी। देर इज़ लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो भारत में सबसे कम बारिश थार के रेगिस्तान में नहीं होती, भारत में सबसे कम बारिश लद्दाख में होती है। लद्दाख से भी ज़्यादा बारिश हो जाती है थार के रेगिस्तान में। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। It is surprising to know that if we sit in the sun with our feet and in the shade, we may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मान लेते हैं अगर हम अपने एक पैर को अगर हम धूप में रखें और एक पैर को हम छाँव में रखें, तो लद्दाख का तापमान लद्दाख में ऐसा रहता है कि एक तरफ से तो आपको सूरज का झटका लग सकता है, सनस्ट्रोक हो जाएगा, और एक तरफ आपको फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा, कि यानी ठंड आपको काट लेगी। तो कुछ इस तरह से एक तरफ सन स्ट्रोक हो जाएगा एक पैर में, और एक पैर में फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। लद्दाख जो है 2 शब्दों से बना है, जिसका ला का मतलब होता है माउंटेन पास और दाख का मतलब होता है कंट्री। द्रास जो है अपने आप में एक ओल्डेस्ट या कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस है, यानी कि बहुत ठंडा एक जगह है जो धरती पे लोकेटेड है लद्दाख के अंदर, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है द्रास सेक्टर में, वहाँ पे फिर भी लोग रहते हैं। लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज खापाचान विच मीन्स स्नो लैंड। तो लद्दाख को खापाचान भी कहा जाता है, जिसका मतलब एक स्नो लैंड होता है, यानी कि बर्फ़ की ज़मीन। चीरू या तिब्बतन एंटीलोप जो है एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है जो यहाँ पे मिलती है, और इसका हंट किया जाता है इसको उसकी ऊन के लिए, जिसको सहतूश कहा जाता है, जो कि एक्सट्रीमली गर्म होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है और बहुत ज़्यादा हल्की होती है, जिससे एक बहुत ही अच्छा कपड़ा बनता है और ये बहुत ही कॉस्टली बनता है। नेक्स्ट आता है फ्लोरा फोना की। अगर हम बात करें तो हाई एरिडिटी की वजह से वेजिटेशन बहुत कम होती है, क्योंकि सूखा पड़ा है, कोई बरसात नहीं है, कोई नमी नहीं है, तो इस वजह से वेजिटेशन होती नहीं है, बहुत ज़्यादा कम होती है। देर आर स्कैंटी पैचेस ऑफ ग्रासेज एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। बहुत ही कम आपको ग्रास के पैच मिलेंगे, श्रब्स मिलेंगे एनिमल्स के लिए, जिससे कि वो कुछ चर सके, मवेशी जो हैं वो चर सकें। इसलिए आपने सुना होगा हम गोगरा हॉट स्प्रिंग्स की बात करते हैं, डेप्सांग प्लेन्स की बात करते हैं, आजकल चल भी रहा था जब भारत और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इन जगहों पर मवेशी जो है वो चराते भी हैं। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर आर सीन इन द वैली। तो विलो के पेड़, पॉपुलर के पेड़ वहाँ पे मिल जाते हैं। समर में फ्रूट के ट्रीज़, फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे कि एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट, यानी कि जो एप्पल के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं जो, और वॉलनट के जो पेड़ हैं, अखरोट के पेड़ जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। कई सारी बर्ड्स की स्पीशीज़ मिलती हैं, जैसे कि रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन, हुपोए। तो ऐसी करके कई सारी पक्षी हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुछ इनमें से माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। जो एनिमल्स हैं लद्दाख के वो कौन है, जैसे कि वाइल्ड गोट्स हैं, वाइल्ड शीप, याक और स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स। एनिमल्स आर रेयर्ड टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स। तो यहाँ पे जानवरों को जो पालते हैं वो उनके दूध के लिए, उनके मीट के लिए और उनकी खाल के लिए करा जाता है। याक के दूध से चीज़ और बटर बनाए जाते हैं। जो शीप और गोट के जो बाल हैं उससे वूलन क्लोथ्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। दुनिया के सबसे अच्छे अगर आपको क्रिकेट बैट बनाने हैं तो विलो का जो यहाँ पे पेड़ होता है उससे बनते हैं। तो विलो ट्री से दुनिया के सबसे अच्छे अगर हम कहें तो जो फाइनेस्ट बैट्स हैं, क्रिकेट बैट्स हैं, वो बनाए जाते हैं। फिर लोगों की बात करें तो यहाँ पे लोग आपको कैसे मिलेंगे, या तो आपको ज़्यादातर यहाँ पे मुस्लिम्स लोग मिलेंगे या यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट लोग मिलेंगे। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद ट्रेडिशनल गोम्पाज। कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, जैसे कि हेमिस, थिस्के, शेहन, लुमायूरू। तो ये फेमस मोनेस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे जो आपको देखने के लिए मिलेंगी। इन द समर सीज़न पीपल जो हैं वो बार्ले, पोटैटो, पीस, बीन्स और टर्निप यानी इन चीज़ों को उगाते हैं, जैसे कि यानी कि जौ को, आलू, मटर, सेम और शलजम की सब्जियों को उगाने में व्यस्त रहते हैं। क्लाइमेट जो है विंटर मंथ्स में इतना ठंडा होता है कि लोग बाग जो हैं सिर्फ त्यौहार वगैरह कुछ मनाते हैं और घरों के अंदर रहते हैं। महिलाएं जो हैं हमेशा से ऐसा रहा है कि पहाड़ों, जहाँ जो भी राज्य पहाड़ राज्य है, जहाँ पे भी पहाड़ होते हैं वहाँ पे सभी जगहों पे महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं पुरुषों के मुकाबले। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेसेस एंड शॉप्स। यानी कि वो घरों में तो काम करती ही हैं, खेतों में भी काम करती हैं, इसके अलावा छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं उनको भी हैंडल करती हैं। लेह जो लद्दाख की कैपिटल है वो अच्छे से कनेक्टेड है, चाहे आप सड़क से जाएँ या हवा मार्ग से जाएँ। नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट करता है कश्मीर को जोजिला पास के थ्रू लेह लद्दाख से। मनाली और लेह का जो हाईवे है वो 4 पासेस को पास करता है, कौन कौन से,
रोहतांग पास को, बारालाचा पास को, लुंगालाचा पास को और तांगलांगला को। हाईवे जो है सिर्फ जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है, 4 से 5 महीने, बाकी पूरे साल बंद रहता है क्योंकि वहाँ पे पूरे साल बर्फ़ पड़ी रहती है। तो इसी के साथ क्लास 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट होती है गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक या सेशन है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है इसके बारे में जरूर बताइए। अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी। तो अब आप इसको सबको कवर कर लीजिए। ये जितने भी पीडीएफ्स हैं ये सभी पीडीएफ्स आर सचिवालय प्रिपरेशन बैच के स्टूडेंट्स को दी जा रही हैं। आपको भी अगर आर सचिवालय बैच का प्रिपरेशन ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसमें आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।